नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र, नदियाँ, जिले व बांध, भाग 2 का अध्ययन करते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। राजस्थान में जो त्रिवेणी संगम है किन नदियों के किनारे हैं और किन जिलों में हैं, इसका एक बार हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जो साबला गांव में है, सोममाही जाखम के संगम पर है डूंगरपुर जिले में। और इसकी विशेषता यह है कि राजस्थान का कुंभ आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का हरिद्वार भी इसको कहते हैं। अगला संगम है बीगोद संगम जो माडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जो बनास बेड़ाचौर मेनाल नदी के संगम पर स्थित है। इसे त्रिवेणी तीर्थ कहा जाता है। बीगोद माडलगढ़ भीलवाड़ा को त्रिवेणी तीर्थ कहा जाता है। अगला त्रिवेणी संगम है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। रामेश्वर घाट मानपुर सवाई माधोपुर में है, जो चंबल, बनास और सीप नदी के संगम पर स्थित है। और इसकी विशेषता ये है, यहाँ 19 वर्षों से अखंड संकीर्तन हो रहा है। यहाँ श्री जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है आसिंद, विजयनगर व हुड़ला स्थलों के निकटतम कौन सी नदी है? खारी नदी। प्रसिद्ध देवमाली गांव भी खारी नदी के तट पर है, बगड़ाउतों का। गोडवाड़ प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूनी जवाई बेसिन के नाम से। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। कौन सी नदियां हैं जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माही और चंबल नदी। माही और चंबल नदी राजस्थान की बारहमासी नदी है। राजस्थान में केवल 2 ही नदी हैं बारहमासी नदी, माही और चंबल, जो विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलती हैं और ये राजस्थान में दक्षिणी दिशा से प्रवेश करती हैं, माही और चंबल। अगला प्रश्न है लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का क्या नाम है? खड़ीन। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने वर्षा जल संचयन की एक पद्धति विकसित की थी, जिसको खड़ीन नाम से जाना जाता है। पोर्ट अब्बास बहावलपुर जिला है पाकिस्तान का। पोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान से घग्गर नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? आकरा नाम से। तो प्राचीन समय में जब बाढ़ आती थी तो घग्गर नदी का में जब उफान आता था तो इसका पानी पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता था और घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को यहाँ पाकिस्तान में हाकरा नाम से जाना जाता है। जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप ने। राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं जो अभी हमने शुरू में पढ़े थे? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। सवाई माधोपुर में है रामेश्वर घाट, भीलवाड़ा में है बीगोद और डूंगरपुर में है त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम। राजस्थान में रुंडित नदी के नाम से जानी जाती है बाणगंगा। अच्छा प्रश्न है। इससे खंडित नदी, रुंडित नदी व ताला नदी भी कहते हैं और इस नदी के तट पर ही बैराट सभ्यता विकसित हुई थी, बाणगंगा नदी के तट पर। राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है और किस जिले में है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी से सर्वाधिक है? चंबल नदी में। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है चंबल नदी। स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? काकने नदी को। तो जैसलमेर में से निकलती है ये कोटली गांव से और भुज झील में विलुप्त हो जाती है। तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी है ये काकने नदी, जिसका स्थानीय नाम है मसूरदी नदी। किस जिले में नारायण सागर बांध है? अजमेर में। पार्वती नदी का उद्गम स्थल है सीहोर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। पार्वती नदी निकलती है सीहोर क्षेत्र, मध्य प्रदेश से।
कौन सी परंपरागत जल संचयन की विधि नहीं है? तो हमारे सामने ऑप्शन है नाड़ी, खड़ीन, तालाब और टोबा। तो इनमें परंपरागत जल संरक्षण की विधि नाड़ी, खड़ीन और टोबा है, जबकि तालाब नहीं है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो इसका आंसर है माही नदी। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? और कर्क रेखा को 2 बार पार करने में ही ये नदी दक्षिण में से राजस्थान में प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर बहती हुई वापस दक्षिण में चली जाती है। तो ये नदी है माही नदी, जो केवल राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इंटरनेशनल जीके में ये प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी, भारत की एकमात्र नदी माही नदी है। तो ये राजस्थान की भी एकमात्र ही नदी हुई जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बनास नदियों के मध्य विंध्यन कगार भूमि है चंबल और बनास नदियों के बीच। नदी और उनके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। तो इससे संबंधित एक प्रश्न हमेशा लगभग हर एग्जाम में आता है इस टॉपिक से, तो ये जरूर आप ध्यान रखना, नदी और उनके उद्गम स्थल। चाहे लिख के दीवार पे चिपका दो जहाँ आप पढ़ाई करते हो स्टडी रूम में, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो नदी और उनका उद्गम स्थल, साबी नदी निकलती है सेवर की पहाड़ियों से। काकनी नदी निकलती है कोटली गांव जैसलमेर से। बाणगंगा नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में यह अवस्थित है, यानी पूर्व में जयपुर जिले में था, नए जिले गठन के बाद अब बैराठ कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में आता है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। साबी सेवर की पहाड़ी, काकनी नदी निकलती है कोटली गांव जैसलमेर से। बाणगंगा बैराठ की पहाड़ी और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है सीकर जिले से। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। नदी और उनके उद्गम स्थल। बेड़स नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। बाणगंगा का उद्गम बैराठ की पहाड़ियाँ। पार्वती नदी का उद्गम है विंध्य पर्वत श्रृंखला। और बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियाँ। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं यहाँ पर। कौन सा नदी बेसिन है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है लूनी बेसिन, क्योंकि लूनी बेसिन है जो पश्चिमी राजस्थान में आता है, जबकि बनास, बाणगंगा, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या चिंताजनक बनती जा रही है? तो सही उत्तर है अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में जल की कौन सी समस्या चिंताजनक बनती जा रही है? अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती समस्या। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, निम्न में से किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? घग्गर का दोआब मैदान बना है घग्गर और सतलज नदियों के निक्षेपण से। घग्गर और सतलज नदियों के निक्षेपण से घग्गर का दोआब मैदान बना हुआ है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है। सुमेलित कीजिए। कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को। अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाण गंगा को। महाभारत काल में विराट नगर में
पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था और जब पांडवों को प्यास लगी थी तो धरती में तीर मार करके बाणगंगा को प्रकट किया था, ऐसी मान्यता है, इसलिए इसको बाणगंगा कहा जाता है। बैराट ही विराट नगर है, ध्यान रखना। कामधेनु चंबल नदी को अर्जुन की गंगा बाणगंगा को मेजा बांध है कोठारी नदी पर, और वन की आशा कहा जाता है बनास नदी। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है पांसना बांध, किस जिले में है? करौली जिले में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है पांसना बांध, जो करौली जिले में है। पांसना बांध करौली जिले में गंभीर नदी पर गुड़ला गांव में स्थित है। गंभीर नदी पर गुड़ला गांव में स्थित है पांसना बांध करौली जिले में। ये बालू मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है। तो राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है पांसना बांध को, जो बालू मिट्टी से निर्मित है। गंभीर नदी में पांसना बांध से पानी छोड़ा जाता है, जिससे भरतपुर की तरफ पानी जाता है। एक विशेषता हो रहा है कि इसको पांसना बांध क्यों कहते हैं। पांसना बांध में भद्रावती, बरखेड़ा, अटामाची और भैंसावर, ये 5 नदियां मिलती हैं। पांसना बांध में भद्रावती, बरखेड़ा, अटामाची और भैंसावट, ये 5 नदियां मिलती हैं। इन 5 नदियों के मिलने के कारण इसे पांसना बांध कहा जाता है। और इससे संबंधित एक और विशेषता, इस बांध का निर्माण अमेरिका के आर्थिक सहयोग से हुआ है। किस बांध का निर्माण अमेरिका के आर्थिक सहयोग से हुआ है? पांसना बांध करौली का। जिगजैग बांध किस जिले में है? बूंदी जिले में। वराह लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? रूपारेल नदी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वराह लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? रूपारेल नदी। उद्गम, रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले की उदयनाथ पहाड़ी से होता है। यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उदयनाथ जी का। अलवर जिले की उदयनाथ पहाड़ी से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। इसका अन्य नाम है लसवारी तथा वराह नदी, और इसे भरतपुर की जीवन रेखा माना जाता है। रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा माना जाता है। और ये नदी मृत प्राय हो गई थी, तब इसको पुनर्जीवित किया था तरुण भारत संघ और वाटरमैन राजेंद्र सिंह के प्रयासों से। तो राजस्थान का नहीं, भारत का जल पुरुष वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। जोहड़ वाले बाबा भी इसे कहते हैं, जल पुरुष भी इसे कहते हैं, वाटरमैन जल पुरुष एक ही बात है। तो रूपारेल नदी को पुनर्जीवित किया था तरुण भारत संघ और वाटरमैन राजेंद्र सिंह के प्रयासों से। इस जल का बंटवारा, रूपारेल नदी के जल का बंटवारा 1928 में ब्रिटिश सरकार ने किया था और नटने का 12 का निर्माण करके अलवर और भरतपुर में जल का बंटवारा किया था। ध्यान रखना। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? लूनी नदी को। तो पश्चिम राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है लूनी नदी, इसलिए इसको मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। माधव सागर बांध किस जिले में है? दौसा जिले में। यह प्रश्न भी एग्जाम में घूमता रहता है कि माधव सागर बांध किस जिले में है? दौसा जिले में है, घूमना गांव में। दौसा जिले के घूमना गांव में सिकराय तहसील में है। तो इसको घूमना का बंदा भी बोलते हैं। माधव सागर बांध किस जिले में है? दौसा जिले में। कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? बेड़च नदी। बेड़च नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, और जो आहार सभ्यता है इस नदी के किनारे विकसित हुई थी उदयपुर में। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, जाना पावा की पहाड़ियाँ। राजस्थान की झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की कौन सी झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? जयसमंद झील। ये एशिया की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मानव निर्मित मीठे पानी की झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। ध्यान रखना, भारत में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील
गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले में। जबकि भारत और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील जयसमंद झील है, जो राजस्थान के सलूम्बर जिले में आती है। ध्यान रखना, उदयपुर से जो अलग जिला बनाया गया है उसमें चली गई है सलूम्बर जिले में जयसमंद झील। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है चंबल नदी। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में माही नदी पर। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। जाखम बांध है प्रतापगढ़ जिले में। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भीलबेरी जलप्रपात। ये इसका चित्र दिया गया है। तो इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है कि इसका पानी ऊंचाई से गिरने के कारण दूध के समान दिखाई देता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाली जिले में है, जिसका नाम है भीलबेरी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 55 मीटर यानी 182 फीट है। जलप्रपात बरसात के मौसम में ही बहता है। भीलबेरी जलप्रपात को राजस्थान का दूध सागर भी कहते हैं, क्योंकि ये झरना इतनी ऊंचाई से गिरता है जो दूध जैसा प्रतीत होता है। प्रकृति की वादियों में बसा यह स्थान चेन्नई एक्सप्रेस के दूध सागर जैसा प्रतीत होता है। यहाँ आने पर आपको उत्तराखंड जैसा एहसास होता है। भीलबेरी को राजस्थान का मेघालय भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है भीलवाड़ा जिले में, जिसका नाम है मेनाल जलप्रपात। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा जिले में, जिसकी ऊंचाई है 180 फीट। इस झरने के ऊपर पथरीली जमीन और चट्टानी होने से कम बारिश में भी झरना बहने लगता है। यही कारण है कि हर साल मानसून की बारिश में जिले में सबसे पहले मेनाल का झरना शुरू होता है। अब राजस्थान के जो जलप्रपात हैं, जिसे झरना भी कहा जाता है, एक नज़र में डालते हैं जो प्रमुख जलप्रपात हैं। नंबर 1 चूलिया जलप्रपात, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में है चंबल नदी पर। भीमतल जलप्रपात बूंदी जिले में है मांगली नदी पर। मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है बेंगू नामक स्थान पर मेनाल नदी पर। भीलबेरी जलप्रपात जो कोई नदी पर नहीं है, पाली जिले में है। दमोह धौलपुर में है, ये भी कोई किसी नदी पर नहीं है। अरना झरना जोधपुर में है, ये भी किसी नदी पर नहीं है। पांडुपोड़ अलवर में है, ये भी किसी नदी पर नहीं है। और दिहिर जलप्रपात है भरतपुर में काकुड़ नदी पर। तो एक बार फिर से अध्ययन करते हैं जलप्रपात और उनकी अवस्थिति। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है चंबल नदी पर। भीमतल बूंदी में मांगली नदी पर। मेनाल बेंगू चित्तौड़गढ़ में मेनाल नदी पर। भीलबेरी जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 182 फीट ऊंचा और मीटर में 55 मीटर ऊंचा। भीलबेरी पाली में, दमोह धौलपुर में, अरना झरना जोधपुर में, पांडुपोड़ अलवर में, धीर भरतपुर में, काकुड़ नदी पर। चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर है चित्तौड़गढ़ में, इसकी ऊंचाई मात्र 18 मीटर है। तो कुछ बुक में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया गया है चूलिया जलप्रपात को, जो कि गलत है, जबकि सही आंसर है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भीलबेरी जलप्रपात। भीलबेरी जलप्रपात इसकी ऊंचाई 55 मीटर है और ये पाली जिले में है, जबकि चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई मात्र 18 मीटर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस नदी को उटगन नदी भी कहा जाता है? गंभीर नदी को। उटगन नदी, गंभीर नदी करौली जिले के महू के लांगरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश में राजस्थान की सीमा से लगती हुई फतेहाबाद उत्तर प्रदेश जिले के रिहोली गांव के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो गंभीर नदी और चंबल नदी, ये नदी उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में जाकर यमुना में मिल जाती है। किस नदी के किनारे, अंतिम प्रश्न है भाग 2 का, किस नदी के किनारे कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो इसका सही आंसर है कालीसिल नदी के किनारे। कालीसिल नदी के किनारे कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। कालीसिल मोरेल की सहायक नदी है जो करौली से निकलकर सवाई माधोपुर में मोरेल नदी में मिलती है। कालीसील नदी के किनारे कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ध्यान रहे कालीसील मोरेल नदी की सहायक नदी है, जबकि इसी नाम से एक और नदी है काली सिंध नदी, जो चंबल की सहायक नदी है। कालीसील मोरेल की सहायक नदी है
और काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ये था हमारा भाग 2 अपोहा तंत्र का। अगला जो भाग आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें उन प्रश्नों को जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। जिन प्रश्नों को हल करना बेहद कठिन होता है उनको आप ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में हल कर दोगे और ऐसे प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे और ऐसे ही प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो भाग 3 देखना न भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे। पोस्ट को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो बिना कोचिंग जॉब लग सके। धन्यवाद।